ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, कई सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि इनकम टैक्स विभाग नोटिस बहुत ज़्यादा भेजे और कई सारे मामले तो ऐसे जो सालों पुराने फिर भी उनको नोटिस भेजा जा रहा है। तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि अब पुराने मामलों में नोटिस आ रहा है, तो ऐसे में एक टैक्स पेयर होने के नाते हमें कितने पुराने दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे तो डॉक्यूमेंट रख नहीं सकते हैं या फिर डिजिटल करके रखना होगा। तो आप लोगों का क्या असेसमेंट है? ठीक है, देखिए इसमें ऐसा होता है कि पहले तो इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा कि आपको कितने साल तक डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। तो हम हिसाब लगाते हैं कि कितने साल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकता है। तो जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकता है उतने सालों के डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। हालांकि मैं बताऊँ, कुछ ऐसे जान पहचान के लोग हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने पुराने पुराने कहाँ के डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे करके रखे हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे से फाइल मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल नहीं रखते हैं, तो उनको रखना है। अगर आप बात कर रहे हैं एक नॉर्मल केस की, उसमें आपको 3 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तक आपको नोटिस आ सकता है। तो इतने साल तक तो आपको अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मेंटेन करके रखनी है। सामान्य टैक्स पेयर 3 साल तक का रखे तो काम चल जाएगा। लेकिन इसमें कैच ये है कि अगर आपका जो टैक्स का अमाउंट जो इवेजन है वो 50 लाख से ज्यादा का बनता है, तो ये नोटिस आपका 10 साल तक आ सकता है। तो अब अगर आपको लगता है कि आपका बहुत छोटा आपकी रिटर्न है, जैसे आप 5-10 लाख की रिटर्न भरते हैं और आपका इतना टैक्स इवेजन हो ही नहीं सकता, तो आप 10 साल की जो टाइमलाइन है इसको फिर भी भूल सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी खासी रिटर्न भरते हैं, अच्छी खासी आपकी इनकम है, तो आप 10 साल तक जो है अपने 10 साल तक तो बड़ा लंबा चौड़ा 10 साल। और यहाँ पे एक और कैच है, अगर आपकी कोई इनकम फॉरेन एसेट से रिलेट करती है तो ये नोटिस आपको 16 साल तक आ सकता है। तो ये 3 टाइमलाइंस हैं, लेकिन जो मेन है छोटे जिनकी रिटर्न जाती है, बहुत मैसिव रिटर्न नहीं है, उनके लिए 3 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जल्दी से 2 छोटे छोटे सवाल मेरे पास हैं। एक तो डॉक्यूमेंट को अपने पास फिजिकल कॉपी रखने की बजाय अगर हम स्कैन करके सबको रख लें डिजिटल बना के, तो उसको इनकम टैक्स विभाग जरूरत पड़ने पर एक्सेप्ट करेगा? देखिए, कई लोग रखते हैं, बट मेरा मानना यह है कि फिजिकल रखें तो ज्यादा बेटर है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। एक और सवाल कि डॉक्यूमेंट किस तरह रखने हैं? देखिए, सब कुछ ही रखना है आपने। जैसे आप जब रिटर्न भरते हैं तो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है, सेल्फ डिक्लेरेशन पे आपकी रिटर्न एक्सेप्ट कर ली जाती है। यानी कि आपने बोला आपने 80C में पूरा 1.5 लाख इन्वेस्ट कर दिया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको मान लेता है, लेकिन उसकी जो सपोर्टिंग है वो आपके पास होनी चाहिए। कल को नोटिस आएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपसे पूछा कि ये 1.5 लाख क्या आपने सही में इन्वेस्ट किया था, तो उसका प्रूफ आपको देना होगा कि हाँ, ये मैंने सही में इन्वेस्ट किया था। जितने भी आप टैक्स डिडक्शन के क्लेम करते हैं, सारे टैक्स डिडक्शन के क्लेम, और जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, उनके जितने खर्चे वो बुक कर रहे हैं, वो सारे खर्चों के इनवॉइसेस उनके पास होने चाहिए, और जितनी इनकम उनकी आ रही है उसके इनवॉइसेस होने चाहिए, वो सब कुछ उनके पास होना चाहिए। चलिए, एक कॉलर हमारे पास बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं फोन पे, रायपुर से हैं ML जोटवानी जी। जोटवानी साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माफी चाहूंगा, आपको लंबे समय तक फोन पे होल्ड करके रखा हमने। हालांकि आप कुछ सुन ही रहे होंगे, हम लोगों के जो बातचीत हो रही थी, बड़े काम की बातचीत थी। बताएं, क्या उलझन आ गई आपकी? क्या, मेरा बेटा दुबई में ऑटोमेशन इंजीनियर का जॉब कर रहा है, ये सितंबर 21 से। हाँ। तो उसका कुछ क्वेरीज उसके बारे में, कि उसका स्टेटस से NRI कब होगा। अपने 2021-22 का फाइनेंशियल में उसने एज ए रेजिडेंट ITR फाइल किया था। और दूसरा क्या, उसका ये सेविंग अकाउंट है, ये रायपुर में कुछ इन्वेस्टमेंट है उसके सेविंग अकाउंट में, FDR में, TPF में, सुकन्या समृद्धि डिपॉजिट में और म्यूचुअल फंड में। तो इनको कैसे ट्रीट किया जाएगा और इसका स्टेटस क्या रहेगा इस साल में? ठीक है। तो देखिए, आपके जो बेटे हैं वो इस साल में नॉन रेजिडेंट होंगे अगर वो इंडिया में 182 डेज से कम रहे हैं। अगर वो इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रहे हैं तो वो इंडिया में रेजिडेंट ही माने जाएंगे। दूसरा क्लॉज ये है कि अगर उनकी इंडिया में इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो ये जो 182 डेज की टाइम लिमिट है ये कम होके 120 डेज हो जाएगी। तो ये आपको देखना है, इसमें दोनों में से कहीं अगर वो फॉल कर रहे हैं 182 डेज से ज़्यादा या 120 डेज से ज़्यादा और 15 लाख से ज़्यादा की इनकम, तो आपका
वो रेजिडेंट हो जाएंगे इंडिया में। अब सपोज करें वो नॉन रेजिडेंट हैं इंडिया में और वो अब दुबई जा चुके हैं, तो उस केस में जो आपने बोला रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट उन्होंने खोला है इंडिया में, वो नहीं रख पाएंगे फेमा के अकॉर्डिंग विद इन अ पीरियड ऑफ रीजनेबल टाइम, यानी कि बहुत जल्दी आपको अपने जो सेविंग्स अकाउंट हैं उनको कन्वर्ट कराना होगा एनआरई और एनआरओ अकाउंट में। और आप जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है जो हम रेजिडेंट्स रखते हैं इंडिया में, वो नहीं रख सकते बिल्कुल भी। और तो आपको ये जल्दी से खुलवाना होगा। उसके अलावा जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, जो आपने बताया आपने म्यूचुअल फंड्स और ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, वहाँ पे भी हर जगह आपको उनका स्टेटस अपडेट कराना होगा कि वो अब रेजिडेंट नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट हो चुके हैं। इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो नॉन रेजिडेंट भी कर सकता है, लेकिन वहाँ पे स्टेटस उनका नॉन रेजिडेंट शो होना चाहिए, वहाँ पे रेजिडेंट नहीं दिखा सकते वो। तो चलिए, यहाँ पे रेजिडेंट अब तक नहीं दिखा सकता अभी जो नियम है इसके हिसाब से। फिर भी कोई उलझन हो तो उनको अपने बेटे को कह सकते हैं डायरेक्ट अपना नंबर यहाँ पे ड्रॉप करें tax@moneycontrol.com पर, हम लोग सीधा उनसे बातचीत करा सकते हैं अपने टैक्स एक्सपर्ट की, और ज़्यादा सटीक सलाह यहाँ पे दी जा सकती है अगर और ज़्यादा जानकारी वो शेयर करना चाहते हैं तो। चलते हैं अब आगरा, जहाँ से अजय कुमार जी का एक ईमेल आया है। इनका सवाल बड़ा ही कॉमन है, जो बहुत सारे लोगों के अंदर ये दुविधा रहती है कि अगर टैक्स एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख रुपया है और शेयर से 4,32,000 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस बनता है और साथ ही फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट से ब्याज पर 56,000 रुपये का इनकम बने, तो टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी? मतलब इनको शेयर से अच्छी खासी कमाई हुई है 4,32,000 रुपये की शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो देखिए इनका जो क्योंकि इनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है नॉर्मल इनकम, सिर्फ एफडी का जो इंटरेस्ट आ रहा है इनका सिर्फ उतना ही 56,000 आपने शायद कहा, वो ही इनका इनकम है। उसके अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि 2.5 लाख में से आप 56,000 माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से माइनस करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो बैलेंस अमाउंट आएगा उस पे आपको 15% टैक्स देना है, और यहाँ पे नॉर्मल इनकम पे आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा, यहाँ पे आपका ये सब टैक्स फ्री हो जाएगा। तो सिर्फ जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या अगर आपकी कोई और इनकम है तो फिर उसके ऊपर टैक्स बनेगा, बट अगर यही 2 इनकम है आपकी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपका 15% टैक्स आपको देना होगा, इक्विटी का अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे क्या होगा गलत 10 नंबर भरने का खामियाजा, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।